हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे कुछ धमाकेदार काम। क्या होने वाला है सर? सबसे पहले आज इसके बेसिक पे काम करेंगे इस वीडियो में। क्या है ये बेसिक? न्यूटन्स के लॉ क्या हैं। आज हम तीनों लॉज को समझेंगे। देखो 9th 10th में इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, बट क्या सिर्फ डेफिनेशन से काम चलने वाला है? क्योंकि अब हम इन्हें पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें थोड़ा समझना होगा कि कैसे न्यूटन्स लॉज में चेंज आता है, या चेंज नहीं बोलूंगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसे समझना होगा कि क्या हमें समझना है जो बातें छुपी हुई थी 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहला जो पॉइंट समझेंगे वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होते हैं? देखो होता क्या है, हम न्यूटन लॉज को रटना शुरू कर देते हैं, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली बातें हो क्या रही हैं। अब इनर्शिया होता क्या है, इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने मैंने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों मासेस पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैंने सर सिमिलर फोर्सेस अप्लाई कर रखे हैं, F और F। अब एक चीज यहां पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला है मासेस हैं m1 और m2, और मासेस में सर क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 है, यानी कि पहला मास ऑब्जेक्ट का ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा हैवियर है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के केस में, तो सर क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि सेम फोर्स अगर मैं लगा रहा हूं तो कौन सा ऑब्जेक्ट धीरे, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसपे मुझे मेहनत सी लगेगी उसे खींचने में, जबकि मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है सर, जो हैवी होगा उसको सेम फोर्स से खींचने पे थोड़ा सा हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी हो क्या रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर मैं कोई एफ फोर्स लगा रहा हूं और उसे एक्सीलरेट कराना चाहता हूं, मैं अभी आपको एफ इक्वल टू एम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है मैं उसे एक्सीलरेट कराना चाहता हूं, तो डेफिनेटली उसका मास उसको एक्सीलरेट करने में सर अपोज करेगा। यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जो ज्यादा हैवियर होगा वो उतना ही स्लो एक्सीलरेट करेगा। और इनर्शिया क्या है सर? अब वापस से पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर रेस्ट में, स्टेट में है, यानी कि वो रेस्ट पे बैठा हुआ है, कोई डायरेक्शन में है या किसी मोशन में है, तो वो हमेशा अपने अंदर चेंजेस का अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा रहा हूं तो उसका मास क्या करेगा सर? उसके अंदर एक्सीलरेशन आने का अपोज करेगा। यानी कि सर हैवियर मास चाहता है कि वो रेस्ट पे ही ज्यादा देर तक बैठा रहे, वो नहीं चाहता कि उसकी कंडीशन चेंज हो, और जितना ज्यादा मास बढ़ाऊंगा ये प्रॉपर्टी उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे मास कैसे बिहेव कर रहा है? इनर्शिया की तरह बिहेव कर रहा है इन दिस केस। तो चलो अभी आपने इनर्शिया प्रॉपर्टी को समझ लिया है। अब ध्यान से मैंने यहां पे देखो दोनों के कंक्लूजन लिखे, ऑन अप्लाइंग सेम फोर्सेस ऑब्जेक्ट विथ more mass has lesser acceleration and object with lesser mass has मोर एक्सीलरेशन, जो हम अच्छे से समझ गए। तो यहां पे एक तरह से मास एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया की तरह बिहेव कर रही है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं तो अब मैं फिर आता हूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूस टू बी इन मोशन, और object in a same direction until a unless a force is applied on it. This law is valid only when observer is in inertial frame of reference। नई कहानी और दे दी। पहले तो बात करते हैं क्या बोला। इनर्शिया क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहना चाहता है, कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। बट अगर मैं बात बोलूं, अब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ को इनर्शिया के ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के फर्स्ट लॉ बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, अगर कोई मोशन किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब इसके बाद का स्टेप आता है, ये तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, क्या स्टेप आता है? वो तब तक ऐसा रहेगा जब तक कि उस पर कोई क्या सर, अनटिल एंड अनलेस ए नेट अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। कार चल रही है बड़ी स्पीड से, अगर मैं उस पर ब्रेक ना लगाऊं तो वो चलती रहेगी।
ब्रेक यहां पे क्या काम कर रही है, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह काम कर रही है। तो ऐसी सब्जेक्ट क्या है, देखो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट मासेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, और मैंने बोला इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी सब बैलेंस इस तरह से हो रहे हैं फोर्सेस की, इस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो क्या है सर, 0 है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में बना हुआ है। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। हम सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी वो बैलेंस फोर्स वाला है, नहीं सर। मैंने बोला मैं कार को 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लगातार चला रहा हूं और मैं अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जो सारी कैलकुलेशन है फोर्सेस की वो बैलेंस्ड हो चुकी हैं, और वो इस तरह बैलेंस हो रखी हैं कि मेरी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेंटेन रखेंगी, तब तक जब तक कि कोई इस पे तीसरा अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आ जाए, और वो कौन है, ब्रेक। अगर कोई सामने आएगा तो डेफिनेटली मैं ब्रेक लगाऊंगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। चलो अब बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा आगे आगे और चीजें निकालेंगे। देखो यहां पे वर्ड आया कि ये सब बातें तब तक सही हैं जब तक कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हों। अब न्यूटन्स के लॉस को अप्लाई करने के लिए ऑब्जर्वर को कहां बैठना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठना पड़ेगा। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दूसरा वर्ड भी आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होता क्या है, तो देखो सिंपल सी कहानी है। अगर ऑब्जर्वर एक ऐसे ऐसे प्लेन में है जहां वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा हो या मोशन में ना हो, वो कैसा हो सर, रेस्ट की कंडीशन पे हो, या मैं बोलूं उस पर बैलेंस्ड फोर्स कैसे हो सर, बिल्कुल अप्लाइड हो रखे हो, यानी कि नेट फोर्स उस पर लग रहा हो 0, या फिर उसका एक्सीलरेशन हो 0, तो वो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाता है। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का कैसा हो, 0 हो। तो हम इस कहानी को बोल सकते हैं कि वो बंदा न्यूटन्स के लॉस को अप्लाई कर सकता है। मगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बंदा कार में चल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है, अच्छा बजट है हेलीकॉप्टर में भी जा सकता है, ट्रेन में जा रहा है, और फिर वो सर इन मोशन वाले व्हीकल्स में, यानी कि इन सब कंडीशन में मोशन करते हुए न्यूटन्स के लॉस को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर कौन है, वो खुद है। तो फिर वो न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक्सीलरेट कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी हो गई। तो उस केस में हम उसको न्यूटन्स के लॉज अप्लाई करने नहीं देंगे। और याद रखना, हम उसको न्यूटन्स के लॉ आगे चल के अप्लाई भी करवाएंगे और वहां पे काम आएगा सूडो फोर्स। बट सूडो फोर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी तो हम न्यूटन्स के 3 लॉज की बात कर रहे हैं। तो पहला हमने लॉ समझ लिया है, और हमने समझ लिया है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है। और ध्यान रखना, न्यूटन्स के तीनों लॉ अप्लाई करने के लिए ऑब्जर्वर का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठना जरूरी है, मतलब उसका एक्सीलरेशन 0 हो, उस पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स कैसा हो, 0 हो, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स हो। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके मोमेंटम में, कौन सा सर, लीनियर मोमेंटम। ये देखो लीनियर मोमेंटम में जो चेंजेस आएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये प्रोपोर्शनल होंगे किसके सर, जो फोर्स मैंने उसके ऊपर लगाया है। यानी कि इक्वेशन क्या बनी सर, एफ नेट। अच्छा यहां पे तो इक्वल आ गया, मैं अगर स्टेटमेंट यहां से पकड़ू तो एक्चुअली स्टेटमेंट बनेगा एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और कभी भी जब हम चेंज या रेट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डीपी बाई डी, यानी एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी होगा। और प्रोपोर्शनल को हम ज्यादा देर टिकने नहीं देते, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करके एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो मैंने एक्चुअली यहां पे कांस्टेंट को मान लिया 1, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू डीपी बाई डी हो जाएगा। अच्छा डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो रहा हो। ध्यान से देखो, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन बनेगा। अब बात एक और आती है, न्यूटन्स के लॉ ने बोल तो दिया कि यार जो हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया वो किसके प्रोपोर्शनल है या किसके बराबर है सर, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ये सर ये लीनियर मोमेंटम होता क्या बीमारी है, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो अब चलो देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है। बच्चा इसे हम डिनोट करते हैं पी से, और ये होता क्या है, देखो किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कोई मास तो कैरी कर रहा होगा, मैंने बोला उसका मास क्या है m, और मैंने उस पर कोई
वी वेलोसिटी अप्लाई कर दी, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया होगा तभी तो वो भाग रहा होगा। अब भागते हुए उसकी वेलोसिटी क्या है, वी वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो अब देखो लीनियर मोमेंटम को हम समझते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या है सर, किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, यानी कि उन दोनों का गुणाकार करें, तो जो फिर चीज निकल के आएगी वो क्या बनेगी सर, वो लीनियर मोमेंटम बनेगी। यानी कि सर P इक्वल टू क्या बन के आया, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बन के आ गया। क्या है सर, ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी बिकम्स लीनियर मोमेंटम। अच्छा, तो ये क्या है सर, इट इज ए डायनामिक कन्वर्जन, एक तरह से बोले डायनामिक कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही शानदार वर्ड यूज किया कि सर वेलोसिटी का कन्वर्जन किस फॉर्म में हो रहा है, डायनामिक्स ही एक तरह से अप्लाई हो रही है इसमें। वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी नाउ बिकम क्या बन रहा है सर, एक क्वांटिटी बन रही है जिसे हम बोले लीनियर मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो सिंपल सी बात है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है या वेलोसिटी की डायरेक्शन अप्लाई कर रखी है। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज सेम एज दैट वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात हो गई, मोमेंटम चल रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और सर जो फोर्स लगा था वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में। यूनिट तो तुम निकाल सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा सर, मास आया केजी में और वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में, तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। चलो अब यहां पे थोड़ा इसको और एलाबोरेट करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसे एलाबोरेट करते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि एफ नेट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डीपी बाई डी, और अभी आपको मैंने जस्ट बोला कि जो पी होता है वो क्या होता है सर, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया डी इंटू एम इंटू वी अपॉन डी। बट दोस्त मैंने बोला कि ये जो बात है ये ओनली फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए की जा रही है। ऐसा नहीं कि आपने 2 केजी का मास लिया था फिर बाद में 2.5 कर दिया, 3 कर दिया, ऐसी कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी क्वेश्चन में। आपने जो एक बार मास स्टार्टिंग में लिया था उसे कांस्टेंट मान के ही पूरी कैलकुलेशन को करेंगे, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने माना कि सर कैसा सिस्टम है, कांस्टेंट मास का सिस्टम है, तो सर एम कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा, और अब इक्वेशन बचेगी डीवी बाई डी। और मेरे हीरो, मेरे जवाहरा, तो जल्दी से बताओ डीवी बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंज होता है, या चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी इज ऑलवेज नोन एज एक्सीलरेशन। सो दैट्स व्हाई मैं अब इस फोर्स को कैसे लिख सकता हूं सर, नाउ एफ नेट, जल्दी से बोल दो सर, इस इक्वेशन के जैसा बन के आ जाएगा ना, हाँ या ना, तो यानी कि एम इंटू ए। फाइनली हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सेकंड लॉ को रटा 10th क्लास में, 9th क्लास में, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। बट आज हमने दूसरा मेथड भी समझा कि सर फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है वो एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल था या किसके बराबर था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के भी बराबर था या उसके प्रोपोर्शनल था। और वहीं से ये एलोबरेट होकर इक्वेशन आई, कैसे सर, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और क्रिएट कर सकता हूं, माइंड में थोड़ा सा डाउट रखना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव बने, थोड़ा सा साइंटिस्ट लेवल का फील लें। अगर सपोज करो मास कांस्टेंट नहीं होता इस केस में, तो फिर क्या कहानी बनती। अगर सपोज करो मास कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि हम जब इक्वेशन पे किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सीलरेट लगा रहे हैं तो उसका मास भी कंटिन्यूअस रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे कि सपोज करो कोई रॉकेट है और मैंने उसे लॉन्च किया, तो ऐसा तो होता नहीं कि जितना बड़ा रॉकेट का साइज था उतना का उतना पूरा सैटेलाइट पे चले, वो स्पेस में चले जाता होगा। कंटिन्यूअस उसका क्या होता है सर, इंजन, उसके पार्ट्स होते हैं वो रिड्यूस होते चले जाते हैं, मासेस रिड्यूस होता चले जाता है, और उसकी टाइम जो कैलकुलेशन लग रही होगी वो कुछ अलग ही होती होगी। तो थोड़ा सा सोचना, अगर मास चेंज हो रहा हो तो क्या कहानी बनेगी। बट अभी हम इस चीज पर डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको यानी कि कहां तक कहानी बन सकती है सोचने के लिए थोड़ा सा आपको छोड़ा है। कमेंट में बताना अगर किसी का आंसर आता है तो। चलो, और अभी तक जो बच्चे यहां पे देख चुके हैं वीडियो, उनसे ये भी कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। हर तरह के वीलॉग, कोटा लाइफ के बारे में सब डिस्कशन, पढ़ाई के बारे में, कंपटीशन के बारे में, हम हर तरह से आपको यानी अप टू डेट तैयार रखना चाहते हैं कि अगर मन भी नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो भी ये चैनल आपको पूरा एंटरटेन करेगा। ना ओनली पढ़ाई, आपको फन के साथ स्टडी भी कराएगा। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं, अब वापस से टॉपिक पे आ जाओ, वरना भी बोलोगे चुटकुले सुनाओ। चुटकुले सुनाने का भी टाइम नहीं है, टॉपिक छोटा है, शॉर्ट में मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप तीनों लॉस को अच्छे से समझ ले। आ जाओ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कर्म तुमने किया है, तुम बोलते ऊपर वाला सब देख रहा है, वो ऊपर वाला एक्चुअली तुम पे न्यूटन लॉ लगा रहा है। सिंपल सी बात है, क्या है सर, जो आप जैसा करते हो वैसा ही आपके साथ होता है।
बोया नीम आम कहां से खाओ, ऐसी बोलते हैं ना, तो वो सिंपल सी बात है। बट यहां पर सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, इसे फिजिक्स में समझना होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने कोई फोर्स लगाया है तो वो ऑब्जेक्ट हम पर सेम रिएक्शन का फोर्स लगाएगा। अब एक बात आती है माइंड में, यार ये 10th में और 9th क्लास में भी तो पढ़ लिया था, फिर नया क्या है इसमें? तो बात नहीं यहां पे सोचने की है कि अगर सोचो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं, जैसे बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल बनाते हैं कि हम जमीन पर चलते हैं तो एक्शन रिएक्शन के कारण हम अर्थ को हम जितना पीछे धकेलते हैं अर्थ हमें उतना आगे धकेलती है, दैट्स व्हाई हम चल पाते हैं। बट सोचो कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया और उस ऑब्जेक्ट ने मेरे ऊपर रिएक्शन किया, तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए, तो बात बढ़नी नहीं चाहिए, झगड़ा वहीं खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? मैंने जमीन को पीछे धकेला, जमीन ने मुझे आगे धकेला, तो हम दूसरों की वहीं हमारी दोनों जो फोर्स थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। ऐसे तो कहते हैं LHS इक्वल टू RHS, हो गया काम, जीरो कर देते इक्वेशन, फिर मैं आगे बढ़ कैसे पाता? मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो कोई बुद्धिजीवी बोलेगा कि नहीं, फ्रिक्शन के कारण पूरा फोर्स नहीं कैलकुलेट हुआ, पूरा लॉस नहीं हुआ, इस मारे तू चल पा रहा है। तो इतना एनर्जी लॉस करके थोड़ी चलते हैं यार हम। तो बात समझनी होगी कि इस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। यह बात तो सही है कि हर एक्शन का रिएक्शन रखा है, बट वो होता कैसे, जरा ध्यान से देखो। इस बात को समझने के लिए मैंने ये देखो दो बॉक्स से बनाए, एक बनाया बॉक्स 1 और एक बनाया मैंने बॉक्स 2। नीचे वाली सरफेस एक कोई भी रिजिड सरफेस है, उसके ऊपर ये दो बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं बॉक्स 1 को सपोज करो इधर की तरफ स्लाइड कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, बॉक्स 1 पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो अब जो ये बॉक्स 2 है ये क्या करेगा सर? ये तो रेस्ट में रहना चाहेगा। मैं तो सिर्फ बॉक्स 1 को धकेल रहा हूं, बॉक्स 2 को तो नहीं धकेल रहा ना। बट बॉक्स 2 उसके ऊपर रखा हुआ है, साइज में छोटा भी है, तो उसको क्या होगा सर? उस पे क्या होगा? उस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब यहां पे नीचे वाला बॉक्स क्या चाह रहा है कि तू मेरे साथ चल। 1 वाला बॉक्स चाह रहा है 2 वाले बॉक्स को कि तू मेरे साथ चल। तो 2 वाला बॉक्स क्या कर रहा है? पहले वाले बॉक्स को, नहीं मैं तो तेरे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन 1 ने 2 पे किया तो 2 ने रिएक्शन किस पे किया? 1 पे किया है। यहां पर दोनों चीजें अलग अलग बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, दैट्स व्हाई ये कैंसिल आउट नहीं हो रही। अगर सेम पॉइंट पर ये कैंसिल होती, सेम पॉइंट पर ये अप्लाई हो रही होती तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती और इनका इफेक्ट खत्म हो जाता। यानी कि एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगती है। एक्शन 1 बॉडी ने दूसरी बॉडी पे लगाया तो बॉडी 2 रिएक्शन 2 1 पे लगा रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, दैट्स व्हाई एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज एंड नेवर कैंसिल टू ईच अदर। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। और आई होप न्यूटन के तीनों लॉज जो कि बड़े ही अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिराइव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं? नेक्स्ट लेक्चर में मैं बनाऊंगा सर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीरीज, जहां पे मैं बताऊंगा कि न्यूटन के लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में यह भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं जिस पर हमारा वीडियो बने। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।